इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी दैनिक वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है। हमारा हिंदी सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 होता है लोकल मलयालम सेशन। तो आज का हमारा 665वां सेशन है और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वे हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह जी। नमस्ते सर, बहुत-बहुत स्वागत है आईएफपीएच पे दोबारा। डॉक्टर कुलवंत सिंह हमारे साथ पहले भी वेबिनार कर चुके हैं। और उनके लिए उनका एक मैं छोटा-सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहूँगी। सर डीएचएमएस एमडी हैं जीडी मेमोरियल एच कॉलेज पटना से और एक्स डीन रह चुके हैं फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी झारखंड में। काफ़ी एजुकेशनल वर्क किया है डॉक्टर कुलवंत सिंह ने। अभी फिलहाल ये प्रिंसिपल भी हैं सिंघबम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर में और काफ़ी सारे सेमिनार्स दिए हैं इन्होंने। आयुष और सीसीएच वर्कशॉप्स भी किए हैं सर ने काफी। और एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं होम्योपैथी लिटरेचर कमेटी में। तो सारा जो एजुकेशनल वर्क है सर ने काफी होम्योपैथी में एजुकेशन में काम किया है। और पिछली बार भी हमारे को एक काफी अच्छा सेमिनार सर ने प्रेजेंट किया था। यही शायद रूमेटिज्म पे था इफ आई रिमेम्बर। बाकी आज का जो डॉक्टर कुलवंत का टॉपिक है वो है रूमैटिज्म, यानी कि जो आपका रूमैटिक फीवर होता है उसका हार्ट प्रॉब्लम से कनेक्शन और होम्योपैथी कैसे उन दोनों के इंटररिलेशन को समझ के हम कैसे होम्योपैथी से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो सर आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ धन्यवाद। जी। आज आईएफपीएच के 665वें सेमिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आईएफपीएच के ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद भी देता हूं, विशेष करके डॉक्टर साहनी को। आज मुझे लगता है कि आज वो नहीं आ पाए हैं। आज का विषय हमारा रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट पर है। रूमेटिक फीवर नाम थोड़ा सा अलग लगता है, अजीब सा लगता है कि फीवर रूमेटिक कैसे हो सकता है, और हार्ट इससे भी ज्यादा रूमेटिक कैसे हो सकता है। हार्ट को रूमेटिक हम कैसे बोल सकते हैं, ये इस टॉपिक पर हम लोग जो चर्चा करेंगे आज, कोशिश करेंगे जितना ज्ञान है थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट क्या होता है। रूमेटिक फीवर उस तरह के फीवर को हम बोलते हैं जब ये फीवर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के चलते होता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उसका एक विशेष टाइप होता है जिसका नाम है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा आपको, खास करके अगर कोई सीनियर स्टूडेंट हैं या पास आउट स्टूडेंट हैं। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं है तो रिमेटिक फीवर नहीं माना जाएगा। रिमेटिक फीवर तभी माना जाएगा जब ये ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से कम होता है। डॉक्टर लैंसफील्ड थी है, जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकाई के अलग अलग ग्रुप डिवाइड किए थे, जिसमें ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई माना जाता है जो कॉज करता है रूमेटिक फीवर। होता क्या है, ये आमतौर पर छोटे बच्चों में होता है, 5 से 15 साल की आयु में, 15 साल से भी कम की ही आयु में होता है। लिटरेचर में लिखा है कि मेल फीमेल इक्वली इफेक्टेड, लेकिन आमतौर पर पाया गया है कि फीमेल्स में ये ज्यादा होता है। इसके बावजूद किसी भी उम्र में ये हो सकता है, लेकिन 95% केसेस में यह 5 से 15 साल के बच्चों में ही पाया जाता है। रूमेटिक फीवर का इतिहास बहुत पुराना भारत के लिए नहीं है और इसका बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी भी हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये देखा गया कि 1910 में प्रोफेसर रॉजर्स ने इसको भारत में पाया और इसका वर्णन किया कि स्ट्रेप्टोकोकाई से कैसे रूमेटिक फीवर कॉज होता है। 1923 में डॉक्टर स्टॉट ने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन के चलते बच्चों में वाइटल स्टेनोसिस पाया जाता है और बहुत सारे केसेस में कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर भी हुआ है, जिसके चलते बच्चों की डेथ भी हुई है।
पूरी दुनिया में बच्चों की डेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज रूमेटिक हार्ट को माना गया है, क्योंकि ये प्रॉपरली डायग्नोज नहीं होता है, और डायग्नोज होने के बाद, बुखार ठीक होने के बाद पेशेंट इसका इलाज बंद कर देता है और वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। 1930 में डॉक्टर ह्यूजेस ने भी ये पाया कि रूमेटिक हार्ट डिजीज भारत में कैसे कैसे मिली है, कब मिली है, कहाँ मिली है, इसके लक्षण क्या क्या है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो हमेशा इस तरह के स्ट्रैंड्स में पाया जाता है, ग्रुप्स में रहता है, इस तरह एक के साथ एक चेन के समान बन करके, ये हर जगह ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है इसका, तो इस तरह के ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बीटा हिमोलाइटिक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि फेरिंजाइटिस होने के बाद ये सारे शरीर में बाकी सिम्टम्स पैदा करता है। सबसे पहली शर्त है कि पेशेंट को फेरिंजाइटिस होनी चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस, जिसको कॉमनली हम लोग स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं। बच्चा आया, उसके गले में इन्फेक्शन है, फेरिंग्स में इन्फेक्शन है, उसको फेरिंजाइटिस हो गया, उसको फीवर है, हाई फीवर है, उसके बाद बाकी लक्षण पैदा हुए, और वो अगर प्रॉपरली क्योर नहीं हुए, प्रॉपरली ठीक नहीं किए गए, तो और ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसके आने लगते हैं। तो सबसे पहले तो वो जो प्रोड्यूस करता है वो है जॉइंट्स में इंफ्लामेशन। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इंफ्लामेशन होता है जॉइंट्स में, साइनोवियल मेम्ब्रेन्स में इंफ्लामेशन होता है, जिसके चलते जोड़ों में दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, और ये जोड़ों पर साइड इफेक्ट परमानेंटली रहता ही है, और उसके बाद लॉन्ग रन में जा करके इसका इफेक्ट हार्ट पर आने लगता है। इसीलिए ये कहा जाता है, बहुत फेमस कहावत है कि रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट लिक्स द जॉइंट बट ईट्स द हार्ट। जॉइंट्स को तो टच करके चला जाता है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो इट कैन ईट द हार्ट, क्योंकि हार्ट के तीनों लेयर्स में इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पाया जाता है, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, लेफ्ट साइड में एक नॉर्मल फेरिंग्स की तस्वीर है और राइट साइड में इन्फेक्टेड फेरिंग्स की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ये सारे इस तरह इन्फेक्शन है, पसल्स है, ये फेरिंजाइटिस का इन्फेक्शन है बाय स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, और कॉमन इसको हम लोग भी बोलते हैं स्ट्रेप थ्रोट। बी हिमोलाइटिक सॉरी ग्रुप ए बी होमोलाइटिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तब ही ये इन्फेक्शन बाकी जगह पर फैलेगा। कैसे फैलेगा उस पर हम लोग आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व में करीब 3 लाख बच्चे हर साल इस बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत छोटी संख्या नहीं है। कॉमन प्रैक्टिस में हमें कम मिलता है क्योंकि डायग्नोज नहीं होता। बुखार हुआ, फेरेंजाइटिस हुआ, फिर डॉक्टर ने दवा दी, बुखार ठीक हुआ, पेशेंट ने छोड़ दिया। लेकिन अगर वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, स्पेशली बी हेमोलाइटिक, तो वो शरीर के बाकी हिस्सों में कैसे फैलता है, बाकी हिस्सों में क्या असर करता है, कैसे करता है, यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक। जो कि शरीर की, हमारे इम्यून सिस्टम का तरीका है, प्रक्रिया है हमारे इम्यून सिस्टम की, कि जहां भी इंफेक्शन होगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज शरीर फॉर्म करता है, और वो एंटीबॉडी जा करके उस इंफेक्शन से फाइट करता है, और फाइट करके उस इंफेक्शन को दूर कर देता है। तो बिल्कुल नॉर्मल सी प्रक्रिया है। जहां स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन होता है वहां भी यही प्रक्रिया होती है कि स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन के, पर्टिकुलरली बी हेमोलाइटिक इंफेक्शन के अगेंस्ट में हमारी शरीर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तब बाकी लक्षण कैसे आते हैं। इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद शरीर ने एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी गया, उसने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से फाइट किया, उसको खत्म कर दिया। तो बाकी चीजें कहाँ से हो रही हैं, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट इन रिलेशन टू द हार्ट। हम लोग आए उस पर। होता क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी ने एक इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स किया, और उस इम्यून सिस्टम ने एक एंटीबॉडी बनाई, वो एंटीबॉडी जाकर के थ्रोट को जाकर के उसने ठीक कर दिया। लेकिन क्या होता है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिफिक बी होमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है
वो सेल मेम्ब्रेन में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एम प्रोटीन। तो अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एम प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। और वो एंटीबॉडी एम प्रोटीन को जाकर के किल कर देती है। लेकिन होता क्या है हमारे शरीर में, these autoimmune antibodies produce inflammatory lesions primarily involving the heart, joint, subcutaneous tissue, skin and CNS। क्यों ये 5 सिस्टम क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि इन पांचों सिस्टम में, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, इन पांचों सिस्टम में एम प्रोटीन पाया जाता है। इन पांचों सिस्टम के सेल मेम्ब्रेन्स में सेम एम प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए कभी कभी किसी किसी केस में ये एंटीबॉडी जा करके इस 5 सिस्टम पर भी अटैक करता है। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं। मिमिक्री, कॉपी करना। तो इस तरह का सेल मेम्ब्रेन जहां पर एम प्रोटीन का कॉपी मौजूद है, ये जेनेटिक होता है, किसी किसी पेशेंट में होता है। 2 to 3% केस में ही ये मिलता है। 95 to 97% ऑफ जो केस होते हैं, ये केस एंटीबॉडी शरीर ने बनाई, एंटीबॉडी गई, स्ट्रेप्टोकोकस से फाइट किया, उसको खत्म किया, मैटर एंड्स। लेकिन ये 5 सिस्टम ऐसे हैं, जब ये 2 से 3% ऑफ केस जो होता है, ये वहां जाकर के, चूंकि एम प्रोटीन वहां भी मौजूद है, होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपने एक शूटर को इन्वॉल्व किया, आपने एक शूटर को भाड़े पर लिया, उसको बोला यार उस आदमी को मार दो। तो वो आदमी कैसा होगा, शूटर ने पूछा। इन्होंने कहा भाई देखो यार, वो सफेद रंग का कैप पहना हुआ होगा, हैट पहना हुआ होगा। तो शूटर साहब निकले मारने के लिए। अब वहां पर जब शूटर साहब निकलते हैं तो वो व्हाइट हैट बहुत से लोग पहने हुए हैं। दिस इज मिमिक्री, दिस इज एम प्रोटीन। कि इसको ऑर्डर हुआ शूटर को कि आपको, एंटीबॉडी को ऑर्डर हुआ कि आपको एम प्रोटीन को किल करना है। लेकिन जब वो एम प्रोटीन को किल करने निकल रहा है, तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सेवरल प्लेसेस। तो होता क्या है कि वो रियल जो शूटर, रियल जिसको मारना उसको तो मारा ही है, लेकिन साथ में बाकी व्हाइट हैट वालों को भी डैमेज कर देता है। दिस इज द, बहुत सिंपल प्रोसेस में अगर समझा जाए तो दिस इज द प्रोसीजर बाय विच स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में दिस इज हैपनिंग। क्या हो रहा है प्रैक्टिकली, क्या हो रहा है देखिए। दिस इज स्टेप थ्रोट। यहाँ पर थ्रोट में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ। उस इन्फेक्शन ने, जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, तो ये हमारा इम्यून हेडक्वार्टर है ब्रेन में। तो इम्यून हेडक्वार्टर को ये कॉल, देयर इज ए कॉल फॉर हेल्प। तो यहां से एक कॉल फॉर हेल्प जाती है, यहां से एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज जाकर के, देखिए इस जगह पर 96 to 97% ऑफ केस में ये एंटीबॉडी जाकर के स्ट्रेप थ्रोट में वहां पर किल कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। बट इन 2 to 3% ऑफ केसेस, these antibodies attack the similar kind of cells, the similar kind of positions in 5 areas, जहां के सेल मेम्ब्रेन में एम प्रोटीन मौजूद रहता है। और दीज आर, इट एक्ट्स ऑन ब्रेन, ब्रेन में भी ये मिलता है, जॉइंट्स में मिलता है, टिश्यूज में मिलता है, स्पेशली सबक्यूटेनियस टिश्यूज, स्किन में मिलता है, और हार्ट में मिलता है। हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इट प्रोड्यूसेस, होता क्या है कि ब्रेन में जब ये इफेक्ट करता है, तो ब्रेन में इफेक्ट करके ब्रेन की मोटर सिग्नलिंग जो होती है, उस मोटर सिग्नलिंग को वीक कर देता है, और मोटर सिग्नलिंग को डिस्टर्ब कर देता है। when there is disturbance, when there is disturbance in the motor signaling, मोटर जो सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं जाते हैं, तो देर इज इनवॉलंटरी जर्क इन द सिस्टम। बॉडी को, बॉडी में इनवॉलंटरी जर्किंग, इनवॉलंटरी कन्वल्शंस जो अपने कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो देर इज इनवॉलंटरी कन्वल्शंस प्रेजेंट इन केस ऑफ दिस पेशेंट, विच इज नोन एज कोरिया। इसका दूसरा नाम है सेगनेम्स कोरिया, हम लोग आएंगे उस पर। ब्रेन जॉइंट्स पर ये जब इफेक्ट करता है, मोस्टली इफेक्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन्स एंड द जॉइंट्स एंड प्रोड्यूसेस आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब हुआ देर इज इंफ्लामेशन, देर इज स्वेल, पेन, देर इज स्टिफनेस,
there is loss of function, there may be fever. ये सारी चीजें जब मिलेंगी, then we will call it a case of arthritis. और मजे की बात यह है कि ये आर्थराइटिस जो है ये शिफ्ट होती रहती है, कभी किसी जॉइंट में, कभी किसी जॉइंट में, खास करके बड़े जॉइंट। तो बड़े जॉइंट में ये शिफ्टिंग होती रहती है, इसके इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। The arthritis which is present after the infection of streptococcus is known as migratory polyarthritis. स्किन के नीचे देयर इज सबक्यूटेनियस टिश्यूज, वहां पर इसका इफेक्ट होता है, देयर इज accumulation of fibrous tissues and they form nodes like structure. This is nodosum. स्किन के सुपरफिशियल सरफेस में there are red pigmentation like this, reddish pigmentation, which is known as erythema marginatum. And in main action is on heart, where it produces carditis, pancarditis, inflammation of all the three layers of the heart, producing different set of symptoms. We'll come to that. हार्ट के सिम्टम्स थोड़ा लेट प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन चूंकि हार्ट के सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहले उसको पढ़ें। एक ये हैंडमेड डायग्राम है, जिसमें हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे संक्षेप में कि हार्ट पर क्या क्या एक्शन इसका होता है। तो देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ हार्ट वी नो। द सुपरफिशियल लेयर इज नोन एज एंडोकार्डियम, द सेंट्रल लेयर इज नोन एज मायोकार्डियम, द रेड वन, and the blue one is known as endocardium, which is inner layer. Pericardium, myocardium, endocardium. This is the left atrium, this is the left ventricle. And there is a valve which is known as mitral valve between the atrium and the ventricle. So very important from the practice point of view. What is the action on the mitral valve? So first of all, it produces permeability is increased in the पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में जो परमिएबिलिटी अगर इंक्रीज कर जाएगी, we know as a doctor when the permeability will increase, extra things will come into the pericardial cavity. परमिएबल नहीं होता है वो ज्यादा, इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर नहीं आती है। बट इफ दिस परमिएबिलिटी इज इंक्रीज, व्हाट हैपेंस? फाइब्रिन, फिब्रिन स्ट्रैंड, फिब्रिन के धागे, फिब्रिन के छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, धागे के समान, ये आकर के पेरिकार्डियम के अंदर में डिपॉजिट होने लगते हैं। दीज आर पेरिकार्ड फिब्रिन, यू कैन सी दिस इज द फिब्रिन। So fibrin strands, they become deposited under the pericardium and it produces inflammation of pericardium which is known as fibrinous carditis. इसका डिटेल देखेंगे हम लोग। अभी एक फिगर से पहले समझ ले सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। नेक्स्ट इज एक्शन ऑन द मायोकार्डियम, मिडिल लेयर, which is the very important layer. मायोकार्डियम अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो पेशेंट नहीं बचेगा। वो पढ़ते ना मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो मायोकार्डियम का मेन फंक्शन है टू कंट्रोल द हार्ट। तो ये बाय इट्स इफेक्ट ऑन द मायोकार्डियम इट लूजन्स द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी नॉर्मल गहराई है, ताकत है, उसको ये लूज कर देता है। तो मायोकार्डियम जब लूज हो जाता है तो इट कैन नॉट पंप, इट इज नॉट एबल टू पंप प्रॉपरली, so the efficiency is reduced. So if the myocardium efficiency is reduced, मायोकार्डियम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मायोकार्डियम काम नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा, तो हार्ट फेल होगा। So that condition is known as CCF, congestive cardiac failure. And third condition, which is the most common and important, that is action on the endocardium, the innermost layer. Mark it, endocardium तो innermost layer है ही, और इसका एक्सटेंशन होता है वॉल्व। ये माइट्रल वॉल्व हम देख रहे हैं, ये माइट्रल वॉल्व में जो लेयर है, दैट लेयर इज मेड अप ऑफ एंडोकार्डियल टिश्यू। एंडोकार्डियम की जो लेयर है वही कंटिन्यू करती है वॉल्व। ये वॉल्व जो इस तरह से मूव करता है, इट कंटेन्स द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जब वॉल्व के अंदर चली जाती है, वॉल्व के अंदर रहती है, चली नहीं जाती है, वहां प्रेजेंट रहती है, तो जो भी बैड इफेक्ट आता है वो धीरे धीरे
मायोकार्डियम में और माइट्रल वॉल्व में भी आने लगता है। तो माइट्रल वॉल्व में जब आने लगता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जब इसके एक्शन होते हैं ऑन द वॉल्व, तो वहां पर एक छोटे 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 दानों का डिपोजिशन होने लगता है, जैसे छोटे मस्से होते हैं। तो माइट्रल वॉल्व में छोटे छोटे मस्से डेवलप करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेशंस। वेजिटेशंस ऑन वॉल्व। तो ये वॉल, ये माइट्रल वॉल्व है जिसके ऊपर वेजिटेशन होने लगे। अब एक वॉल्व है जो पूरी स्पीड से काम कर रहा है, उसको 1 मिनट में 72 बार 80 बार मूव करना है। ये माइट्रल वॉल्व के 2 कस्प हैं, ये दोनों साइड से ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ब्लड ऊपर से नीचे जाता है। द ब्लड गोज फ्रॉम द ऑरिकल टू द वेंट्रिकल लाइक दिस। ये ओपन हुआ, लेकिन ग्रेजुअली जब वेजिटेशन इसमें होने लगता है, मायोकार्डियम की एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो जब ग्रेजुअली ये मूव करता रहता है, इसको तो मूव करना है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा। जब ये मूव करते रहता है और इसमें वेजिटेशन रफनेस आ जाती है, तो ग्रेजुअली ये दे बिकम इंजर्ड। और इसमें चूंकि ग्रोथ हो रही है, तो इसकी ओपनिंग छोटी होने लगती है। ये जो ओपनिंग है, ड्यू टू दिस ग्रोथ दे बिकम स्मॉल। तो जब ये स्मॉल होगा तो क्या होगा, एंड दिस विल बिकम स्मॉल, व्हाट विल हैपन, ब्लड का फ्लो यहां से यहां आने पर रुकेगा। ब्लड का फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं आएगा प्रॉपरली, पूरी तरह से नहीं आएगा। दूसरा, ये वॉल्व प्रॉपरली बंद नहीं होगा। इसकी स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगी तो इसको बंद होना है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, ये वेंट्रिकल जब सिस्टोल करता है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है। उसके चलते आयोटिक वॉल्व से सारा ब्लड बाहर चले जाता है। लेकिन अगर ये पूरा बंद नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, some part of blood will flow back to the atrium. If this valve is not functioning properly, what will happen? यहां से वेंट्रिकल जब पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, some part of the blood will go back to the atrium, and this condition is known as mitral regurgitation. ऐसी कंडीशन जब ब्लड बैक फ्लो करे, उसको हम लोग बोलते हैं माइट्रल रीगर्जिटेशन। तो ब्लड जब माइट्रल रिगर्जिटेशन करेगा तो हार्ट के फंक्शन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वी विल कम टू दैट। ये देखिए, ये हार्ट के 2 वॉल्व हैं, माइट्रल वॉल्व। ये 2 कस्प में दिखा रहा हूँ, इस तरह से 2 कस्प हैं जो मूव करता है इस तरह से। तो इसका ये ऊपर का कस्प हुआ, ये नीचे कस्प हुआ। ये वेजिटेशन के चलते यहाँ पर फाइब्रोसिस फॉर्म करता है। तो व्हेन देयर इज फाइब्रोसिस ऑफ दिस वॉल्व, दोनों वॉल्व के बीच में वेजिटेशन फॉर्म कर जाता है। ये इसके स्पेस को रिड्यूस भी करता है, इसके फंक्शन को कम कर देता है, इसके फंक्शन को थोड़ा इनफेक्टिव कर देता है, एंड द कॉम्प्लिकेशंस अराइव। वी विल कम टू दैट नाउ। As I told you, there are 3 layers in the heart: pericardium, myocardium, endocardium. So this is the outer layer, pericardium. इस पेरिकार्डियम में अगर फिब्रिनस डिपॉजिट, मैंने बोला था फिब्रिन्स का डिपॉजिट होने लगता है, तो देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम का जब इन्फ्लामेशन होगा तो व्हाट विल हैपन, देयर इज फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर में फिब्रिन स्ट्रैंड्स, धागे जैसे डिपॉजिट होने लगते हैं, उसको हम लोग फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। मायोकार्डियम का जब इन्फेक्शन होने लगता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन जाइंट सेल, वे आर नोन एज इम्यूनोलॉजिकल ग्रैनुलोमा बोलते हैं, दैट इज नोन एज एश ऑफ बॉडीज। इट इज प्रेजेंस ऑफ एश ऑफ बॉडीज। एश ऑफ बॉडीज मायोकार्डियम में जब बनने लगता है ज्यादा, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, इट बिकम्स लूज। तो मायोकार्डियम का फंक्शन नहीं होता है, दैट इज व्हाई देयर मे बी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। और एंडोकार्डियम का भी मैंने बताया, दिस इज एंडोकार्डियम इनरमोस्ट लेयर, जिसके चलते डैमेज होने लगता है हार्ट और वॉल्व। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द एंडोकार्डियम। लेकिन जब पेरिकार्डाइटिस होगा, देयर इज इंफ्लामेशन ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर का जब इंफ्लामेशन हो जाएगा, दिस लेयर का इंफ्लामेशन हो जाएगा, तो जब पेशेंट हार्ट बीट होगी, सांस लेगा, तो देयर विल बी पेन इन द चेस्ट। पेशेंट विल कम टू यू और बोलेगा आकर के हमको, सर यहाँ पर पेन होता है, हार्ट में पेन होता है।
हार्ट के रीजन में पेन होता है, और जब हम इसको दबा के रखते हैं तो बड़ा आराम मिलता है, जब हम इसको ऐसे झुक करके रहते हैं तो बड़ा आराम मिलता है। लेकिन यही हार्ट की कंडीशन एंजाइना पेक्टोरिस में भी होती है। ये अंतर तो हमें समझना होगा प्रैक्टिस लाइफ में। तो पेरिकार्डियम में अगर इन्फ्लामेशन है, पेरिकार्डाइटिस का जो पेशेंट है उसको बहुत शार्प पेन होगी, पिन पॉइंटेड पेन होगी, जोर से पेन होगी, दबाने से आराम मिलेगा, आगे झुकने से आराम मिलेगा। क्या दवा है भाई? सिंपल मेडिसिन ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के लक्षण है ना, आराम मिल रहा है, दबाने से आराम मिल रहा है। बिकॉज दबाने से क्या होता है, देर इज नो मूवमेंट ऑफ दैट पार्ट, ब्रायोनिया इज बेटर बाय नो मूवमेंट। और एंजाइना में क्या होगा, देर इज डिफ्यूज पेन, पूरी छाती में दर्द होगा और उसको आगे झुकने से आराम नहीं मिलता। और अलग अलग लक्षण है जो हम ईसीजी करके बता सकते हैं। but this is in rough. Now see the great thing, fibrinous carditis, fibrinous pericarditis। ये आप खुद पिक्चर देखिए, आप देखिए ये पेरिकार्डियम को खींचा हुआ है, खोला हुआ है, ये पेरिकार्डियम रेयर है, दिस इज पेरिकार्डियम। और ये जो आप फिब्रिनस स्ट्रैंड्स देख रहे हैं ना, ये आर फिब्रिन। ये देखिए इसको और खोल दिया तो दिस इज फिब्रिन, फिब्रिनस स्ट्रैंड्स आप देख सकते हैं, ये फिब्रिनस Surface स्ट्रैंड्स। of the heart has a rough pale brown appearance, and this is due to the fibrinous exudate. these are fibrin strands। There is a होता क्या है, देखिए हम सब ने घर में देखा होगा कि दो ब्रेड के पीस लेकर के अगर उसमें हम मक्खन लगा दें, गहरा डीप थोड़ा मोटा लेयर मक्खन लगा दें और उसको ऐसा खोलने की कोशिश करें तो क्या होता है, बीच में धागा धागा बन जाता है जब खोलते हैं तो दीज आर द फिब्रिन स्ट्रैंड। और इसीलिए सेम अपीयरेंस यहाँ होता है, इसीलिए इस अपीयरेंस को बोलते हैं ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस। दिस काइंड ऑफ अपीयरेंस ऑफ कार्डियम इज नोन एज ब्रेड एंड बटर अपीयरेंस। तो जब पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी तो व्हेन यू विल ऑस्कल्टेट द पेशेंट, पेशेंट का हार्ट को जब स्टेथोस्कोप लगाइएगा तो देखिए नॉर्मल साउंड कैसे होती है, लब डब। दिस इज लब डब द नॉर्मल साउंड। लेकिन अगर पेरिकार्डाइटिस है तो क्या साउंड मिलेगी, देखिए पेरिकार्डियम की कैविटी दोनों लेयर आपस में टकरा रही है। इट इज नोन एज पेरिकार्डियम रब, पेरिकार्डियल रब। दे आर रबिंग ईच अदर एंड द साउंड इज लाइक दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस लाइफ में। a rough नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। देयर इज, जब मायोकार्डियम में इंफेक्शन होने लगता है तो मायोकार्डियम में जब इंफ्लामेशन होगा तो दीज आर द एश ऑफ बॉडीज इन द मायोकार्डियम। ये एश ऑफ बॉडीज का फॉर्मेशन होता है जो मायोकार्डियम को लूज आउट कर देता है, मायोकार्डियम के फंक्शन को खत्म कर देता है, एंड इट कॉजेज, देयर इज मायोकार्डाइटिस, देयर इज एश ऑफ नोड्यूल्स फॉर्मेशन। एश ऑफ नोड्यूल पड़ने से क्या होता है, देयर इज वीकनेस ऑफ मायोकार्डियम। और जब मायोकार्डियम वीक हो जाएगा तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली बॉल्स पर भी आएगा। दो बॉल्स आर कवर्ड बाय एंडोकार्डियम एंड इट इज रिलेटेड विद पेरिकार्डियम ऑल्सो। जब मायोकार्डियम काम नहीं करेगा उसका इफेक्ट सभी लेयर्स पर आने लगता है, एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। व्हेन द मायोकार्डियल लेयर विल नॉट फंक्शन, जब वो काम नहीं करेगा मायोकार्डियम, बीच का लेयर ही काम नहीं करेगा तो पंप नहीं कर सकता है हार्ट। जब पंप नहीं करेगा तो देयर विल बी फेलियर ऑफ द हार्ट। इसी पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट्स आउटर मेम्ब्रेन। रूमेटिक हार्ट डिजीज तो अब हम पढ़ ही रहे हैं, वेल्वुलर हार्ट डिजीज के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा, थोड़ा और पढ़ेंगे। और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम उस पर जाएंगे। तो एंडोकार्डियम पर इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होता है, सबसे प्रोमिनेंट होता है, वो हम जानेंगे। दीज आर द सिंपल कॉम्प्लिकेशन ऑफ action of the streptococcal infection on the heart, and that is why it is known as it starts from the rheumatic pains in the joints,
it is known as rheumatic fever. And as this is continued in the cardiac tissues, it is known as rheumatic heart. Normally the heart is not rheumatic, but this is the cause by which it is known. So there is complication of mitral valve. Mitral valve पर सबसे ज्यादा असर होता है बिकॉज ये इसकी शेप खराब हो जाती है. उसके माइट्रल वॉल्व में वेरुका हो गया, मस्सा हो गया, वॉट्स हो गया, ग्रोथ हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, जिसके चलते चलते उसका नॉर्मल जो शेप है वो पूरा खराब हो जाता है और वो देखने में फिश माउथ लगता है, मछली के मुंह जैसा. देखिए ये वॉल्व की ओपनिंग है, चारों तरफ डिपोजिशन हो गया, इसका नाम पड़ा फिश माउथ अपीयरेंस. या इसी को इसको आप देखिए जैसे बटन के लिए होल हम लोग बनाते हैं ना, बटन बंद करने के लिए, तो दिस इज नोन एज बटन होल अपीयरेंस. देयर इज माइट्रल स्टेनोसिस. अभी मैंने आपको बताया कि माइट्रल वॉल्व ही बंद हो गया, तो दिस विल बी नोन एज माइट्रल स्टेनोसिस. माइट्रल इंसफिशियंसी, माइट्रल वॉल्व इनसफिशिएंट हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता है. एंड कैल्सिफाइड आयोटिक स्टेनोसिस. आयोटिक वॉल्व जो होते हैं, यहाँ पर आयोटिक वॉल्व है जिससे ब्लड बाहर जा रहा है, आयोटिक वॉल्व पर भी सेम इफेक्ट लॉन्ग रन में आने लगता है, जिसके चलते आयोटिक वॉल्व भी काम नहीं करता. तो यू कैन सी कि रिमेटिक हार्ट अगर हो गया, एंडोकार्डियम में इंफेक्शन हो गया, ज्यादा इफेक्ट हो गया, तो ऑल दीज कंडीशंस विल अपीयर. थिकनिंग ऑफ वॉल्व, ये वॉल्व मोटा हो गया बहुत ज्यादा ड्यू टू द डिपोजिशन. ये देख रहे हैं डिपोजिशन ऑफ, ये फाइब्रस टिश्यू उसमें डिपॉजिट हो जाता है, मस्से के समान स्ट्रक्चर डेवलप करने लगता है. ये जो वेजिटेशन इसको बोलते हैं, ये जब ज्यादा होने लगता है तो माइट्रल वॉल्व के फंक्शन को बहुत ज्यादा असर आने लगता है, जिसके चलते बाकी सारे लक्षण आपको पैदा होने लगते हैं. तो चेंजेस ऑकर इन माइट्रल वॉल्व, चेंजेस ऑकर इन आयोटिक वॉल्व, और दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की इफेक्टिविटी में असर आने लगता है. ये माइट्रल रिगर्जिटेशन देखिए, ये नॉर्मल हार्ट का फ्लो, ब्लड यहां से यहां आ रहा है. अब देखिए ये रिगर्जिटेशन हो रहा है, ब्लड इज गोइंग बैक टू एट्रियम. तो क्लियर समझने की कोशिश कीजिए, ये नॉर्मल फ्लो हुआ, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल. बट अगर ये स्टेनोसिस हो जाए, प्रॉपर काम नहीं करे, तो देन द ब्लड विल गो बैक. सी, द ब्लड इज गोइंग बैक. This blood, when the blood goes back into the atrium from the ventricle, this condition is known as mitral regurgitation. और जब ये वॉल्व की ओपनिंग बहुत बंद हो जाती है, करीब करीब क्लोज होने लगती है, that condition is known as mitral stenosis. mitral stenosis हुआ, दोनों वॉल्व की ओपनिंग छोटी हो गई, नैरो हो गई. mitral regurgitation हुआ कि जब ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन नीचे से ब्लड रिवर्स फ्लो में डायरेक्शन करने लगता है, दैट इज माइट्रल रिगर्जिटेशन. तो जब भी आप ईसीजी देखेंगे, हार्ट का साउंड सुनेंगे, उसमें ये थोड़ा बहुत क्लियरली आ जाता है. ये देखिए, दीज आर द वॉल्व, ये माइट्रल वॉल्व का थिकनेस है, और ये देखिए आप यहाँ पर डिफरेंट वेजिटेशन आर प्रेजेंट. I think it is very clear. These are the vegetations which are present in the valve. These are the valve. Mitral valve है, ये पेपिलरी मसल है जिससे mitral valve फटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, और ये वेजिटेशन हार्ट में होने लगता है, और इस वेजिटेशन के चलते सारा कॉम्प्लिकेशन mitral valve में आता है. Can see this again is the vegetation. These are the chordae of the valve. Valve को वहां पर लटका के संभाल के जो स्ट्रक्चर रखता है, दैट इज कॉर्डे, और उसके ऊपर ये डिपोजिशन होने लगता है. तो किसी भी वॉल्व को जब बार बार पंप करना है, खुलना है, बंद होना है, खुलना है, बंद होना है, और उसके ऊपर ग्रोथ होने लगे, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको ग्रोथ कैसी दिखती है. यू कैन सी, यू कैन सी दीज आर द दिस काइंड ऑफ ग्रोथ अपीयर्स ऑन द वॉल. जब इस तरह की इतनी सारी ग्रोथ होने लगेगी, तो ऑब्वियसली द इफेक्ट ऑफ द mitral valve विल बी रिड्यूस्ड. mitral valve का जो भी असर है वो कम होने लगेगा, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए देयर विल बी डिफरेंट साउंड्स इन द हार्ट.
हार्ट में अलग अलग तरह के साउंड आपको मिलेंगे। एक तो मैंने पेरिकार्डियटिस बताया आपको कि देयर विल बी पेरिकार्डियल रब, लेकिन एक और साउंड होगी माइट्रल रिगर्जिटेशन जब होगा, व्हेन द फ्लो बैक आउट करेगा फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द ऑरिकल। वेंट्रिकल से एट्रियम में जब ब्लड उल्टा फ्लो करेगा, व्हेन इट विल पास द माइट्रल वॉल्व, इट विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट साउंड। जब एक्स्ट्रा ब्लड एट्रियम में जमा हो रहा है ना, एट्रियम में एक तो ब्लड बॉडी से आ रहा है जिसको वेंट्रिकल में जाना है, एक एट्रियम में ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल से जो गलत तरीके से आ रहा है, तो वहां पर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ब्लड का वॉल्यूम जब एट्रियम में बढ़ जाएगा, व्हेन इट विल ट्राई टू पंप फ्रॉम द माइट्रल वाल्व, इट विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट साउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब हार्ट को पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स, ये डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स आपको इन्वेस्टिगेशन पर मिलेगा, खास करके इकोकार्डियोग्राम। When we will go for echocardiogram of this patient, all these things will be clear कि वॉल्व में ग्रोथ है कि नहीं, वॉल्व में डिपॉजिट है कि नहीं, उसकी बीट्स कैसी है, उसका फ्लो कैसा है, ये सारा कुछ 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 इसी में आएगा। लेकिन बाकी चीजें आपको see the appearance, now it is very clear, this is the normal valve। आप देखिए इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है? दिस इज बिल्कुल फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट, इजी गोइंग वॉल्व है, लेकिन ड्यू टू द डिफरेंट वेजिटेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, फाइब्रस डिपोजिशन, अब देखिए इसका ओपनिंग, ये ओपनिंग कैसी हो गई? दीज आर द फाइब्रस टिश्यू डिपोजिशन। ड्यू टू दिस ओपनिंग हैज बिकम नैरो, ये नैरो हो गया ओपनिंग, और इतना नैरो हो गया है कि अब इससे ब्लड को जाने में तकलीफ होगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं फिश माउथ वॉल्व। देखिए मछली के मुंह जैसा है ना, दिस काइंड ऑफ, आप देखिए, देखिए फिश माउथ, ये मछली का मुंह देखिए, और ये स्ट्रक्चर देखिए, दोनों बिल्कुल सिमिलर। आई थिंक आई एम क्लियर। और अल्ट्रासाउंड में, इको में देखिए कैसा ये दिखता है, बिल्कुल फिश माउथ दिखता है। देखिए कैन सी ये, दिस इज द इफेक्ट ऑफ infection on the endocardium, especially on the mitral valve. There is fish mouth appearance और बटन होल appearance। ये देखिए फिश दोनों कितना सिमिलर दिखता है। Now this much is about the action on the heart, कार्डियक टिश्यू पर जो एक्शन होगा, तो पेरिकार्डियम में पेरिकार्डाइटिस प्रोड्यूस करेगा, एंडोकार्डियम में, सॉरी मायोकार्डियम में मायोकार्डाइटिस प्रोड्यूस करेगा, एश ऑफ बॉडी प्रोड्यूस करेगा, वीकनेस ऑफ मायोकार्डियम प्रोड्यूस करेगा, विच विल लीड टू lack of function of the myocardium and which may cause congestive cardiac failure. In case of endocardium, it will affect basically the mitral valve, और mitral valve पर vegetation छोटे छोटे granules produce करता है। Due to presence of these extra granules, the efficacy of the valve becomes less, the structure becomes distorted, structure बिगड़ जाता है, shape बिगड़ जाती है, और देखने में fish mouth जैसा लगता है, और ये बिल्कुल फिश माउथ अपीयरेंस। नाउ कम टू द अदर सिस्टम्स। तो अदर सिस्टम्स में हमने पढ़ा था कि इसका एक इफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम पर, वेयर नर्वस सिस्टम पर ये एक्ट करके मोटर सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर देता है, मोटर कंट्रोल को डिस्टर्ब कर देता है। तो देयर इज इनवॉलंटरी जर्किंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द मसल। कैन सी देयर इज इनवॉलंटरी क्लमजीनेस, deterioration of handwriting, यूमेसिंग ऑफ फेस, चेहरा बिगड़ जाना, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है, वो मोटर मोटर न्यूरॉन्स पर कंट्रोल नहीं है। तो इनवॉलेंट्री जर्किंग, फेस बिगड़ जाना, फेस टेढ़ा हो जाना, इस तरह से पेशेंट करेगा, और पेशेंट को पता है नहीं, वो करता है, चाहता नहीं है करना, लेकिन वो होता है। सी द एग्जाम्पल, प्योर केस ऑफ सिडनैम्स कोरिया।
This effect is known as Sednam's chorea. It is chorea. The name has been given by Dr. Sednam. It is known as Sednam's chorea. It is complete involuntary jerking. और इस तरह के मरीज को कैसे पहचानेंगे? तो दे विल गिव यू ए हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि हाँ इस पेशेंट को, ये तो बाद में डेवलप करता है, कोरिया थोड़ा बाद में डेवलप करता है. होता क्या है देखिए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, फेरेंजाइटिस हुई, पेशेंट को बुखार हुआ, जोड़ में दर्द हुआ, आपने दवा दिया, डॉक्टर ने दवा दिया, पेशेंट ठीक हो गया. पेशेंट ठीक हो गया, डॉक्टर ने सोचा ठीक हो गया. लेकिन ये चूंकि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, ये बाकी सिस्टम पर इसका इन्फेक्शन चला जा रहा है, तो लेटर ऑन आफ्टर 1 week, आफ्टर 3 weeks, आफ्टर 4 weeks, द पेशेंट विल डेवलप दिस काइंड ऑफ कोरिया. तो आप सोचेंगे भैया अचानक कहाँ से आ गया, और उसको कन्वल्शंस की दवा देने लगेंगे. बट इफ यू विल गेट ए हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, पेशेंट बोलेगा उनको फेरेंजाइटिस हुआ है, फेरेंजाइटिस के बाद बुखार हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया, अचानक 2-3 हफ्ते बाद देख रहे हैं कि इस तरह का इन्फेक्शन. दिस इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो कि इसका इफेक्ट आया है नर्वस सिस्टम पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग सेडनैम्स कोरिया, या जिसका नाम दूसरा नाम भी है, दैट इज सेंट वाइटस डायस. सेंट वाइटस एक बहुत बड़े सेंट थे जो इस तरह की बीमारियों को ठीक करते थे, जिसका नाम सेंट वाइटस डायस भी पड़ गया, बट नॉर्मली इसका नाम जो है वो सेडनैम्स कोरिया. एक हमने पढ़ा था कि स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज जो है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज पर इसका इफेक्ट पड़ने लगता है, और ये धीरे छोटा छोटा नोड्यूल्स बनाता है, मटर के दाने के साइज का नोट्स बनाने लगता है, स्पेशली नियर द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ बिग जॉइंट. बड़े जॉइंट्स के एक्सटेंसर साइड में छोटे छोटे नोट्स बनने लगते हैं, और ये नोट्स का नाम है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन केस ऑफ कंसीव. दिस काइंड ऑफ नोट्स आर फॉर्म. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सेडेनहैम कोरिया, पॉलीआर्थराइटिस या पॉलीआर्थराइजिया, ये सारी चीजें, अभी हम माइग्रेटम पढ़ेंगे, एरिथेमा माइग्रेटम, ये सारी चीजें धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं. फीवर का अटैक हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस का अटैक हुआ, उस अटैक का ये साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं, एक्सेप्ट द हार्ट. हार्ट में जो डैमेज हो गया वो बिना दवाओं के ठीक नहीं होता, और वो बहुत क्लिनिकली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है अगर हार्ट पर वो इफेक्ट कर रहा है. इफ द पर्सन becomes a patient of rheumatic fever, no problem, because all these symptoms disappear with or without treatment. ट्रीटमेंट दे तो भी, ट्रीटमेंट नहीं दे तो भी ये सारी चीजें ठीक होने लगती हैं. बाय इट्स इफेक्ट ऑन स्किन यू विल सी दिस काइंड ऑफ erythematous reddish patches appear in the skin, but there is no itching, there is no pain, there are no symptoms, except for the appearance of this action of the streptococcal on M protein. तो एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी जाके स्किन में M प्रोटीन मिला, उस पर इफेक्ट करके ये प्रोड्यूस किया, धीरे धीरे वो अपने ठीक हो जाए. लेकिन पेशेंट का क्या होता है कि पेशेंट को बुखार हुआ, पेशेंट को दवा दी गई, उसका बुखार ठीक हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन थ्रोट से ठीक हो गया, कहीं कहीं पर रह गया, खास करके हार्ट में रह गया, थोड़े दिन बाद उसको फिर बुखार हो गया, क्योंकि वो जड़ से ठीक नहीं हुआ. तो स्ट्रेप्टोकोकस से वो सेंसिटिव है, तो जब भी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन फिर से होगा तो फिर से उसको ये लक्षण कुछ ना कुछ आ सकते हैं. लेकिन इस बार भी हार्ट पर इफेक्ट करेगा, इन चीजों पर तो इफेक्ट करेगा, ये इफेक्ट जो इफेक्ट होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हार्ट का इफेक्ट है वो और गहरा हो जाएगा. तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर ये इफेक्ट होता है तो हार्ट में एक परमानेंट डैमेज रह जाता है, जिसका अगर सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो पेशेंट को बहुत खतरा हो सकता है. रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, रूमेटिक पैनकार्डाइटिस जो होता है, दैट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेदर इट इज ऑन पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, बट मोस्ट डेंजरस इन
endocardium because the mitral valve becomes damaged. अब पहचानेंगे कैसे, क्या पहचान है इसकी, कैसे जानेंगे? देयर इज पॉलीआर्थराइटिस, देयर आर टू वर्ड्स, इसको कभी कंफ्यूज मत करें कृपया. वन इज आर्थराइटिस, वन इज आर्थ्रैल्जिया. हम बार बार लिखते भी हैं प्रेस्क्रिप्शन में पॉलीआर्थ्रैल्जिया, कभी लिखते हैं पॉलीआर्थराइटिस, लेकिन बोथ आर डिफरेंट. आर्थ्रैल्जिया इज ओनली पेन इन द जॉइंट, नथिंग एल्स. If there is simple pain in the joint, the term will be used as arthralgia. अलग अलग जोड़ों में है तो the term will be used as polyarthralgia. But if it is polyarthritis, it means there will be pain, there will be swelling, there will be loss of function, there may be fever. If all these are present, or based on the infection site, there will be change in place. इसीलिए इसका नाम है migratory polyarthritis. एकदम पहचान है, याद रखिएगा. रूमेटिक फीवर के केस में इसकी अलग पहचान है, उसका नाम है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस. सी दिस काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट. ये भी दवा से ठीक हो जाता है. देखिए, इसमें सबसे अच्छी दवा जो मॉडर्न मेडिसिन में यूज होती है, दैट इज एस्पिरिन. और कुछ नहीं देते वो लोग. डॉक्टर को लगा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, उसके जॉइंट में स्वेलिंग आ गया, सीवियर पेन है, फीवर है हल्का, उसको एस्पिरिन दे करके, हाई डोज ऑफ एस्पिरिन दे करके 10 दिन छोड़ देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है. क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ठीक होने के बाद फिर नहीं होता है, जब तक फिर से दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ. तो इन केस ऑफ पॉलीआर्थराइटिस, इन अदर साइड द मेडिसिन इज बेस्ट मेडिसिन इज एस्पिरिन. बहुत सेंसिटिव है ये बीमारी एस्पिरिन से, और बाकी पेन किलर देने की जरूरत नहीं पड़ती है. एस्पिरिन बहुत अच्छी तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करती है. उसी तरह से माइट्रल वॉल्व में जो प्रॉब्लम आती है, हार्ट में जो रेगुलर प्रॉब्लम आ गई, आपने डायग्नोज कर लिया कि हार्ट इसका डैमेज हो गया है, उस केस में देर आर डिफरेंट मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, बट द मोस्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज पेनिसिलिन. आपने सुना होगा कि बच्चों को पेनिसिलिन का इंजेक्शन 10 साल, 15 साल, 20 साल तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया. एक बार रूमेटिक हार्ट हो गया, डायग्नोज हो गया बाय इन्वेस्टिगेशन, तो उसको पेनिसिलिन का डोज जिंदगी भर, ऑलमोस्ट जिंदगी भर, पहले तो लोग जिंदगी भर देते थे, आजकल क्योंकि एडवांस्ड चीजें आ गई हैं तो 10 से 15 साल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड. यू टेक पेनिसिलिन बिकॉज पेनिसिलिन इज वन ऑफ, इट इज फाउंड दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर अटैक ऑफ स्ट्रेप थ्रोट. स्ट्रेप थ्रोट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे अच्छी दवा एलोपैथिक साइड में पेनिसिलिन. हम लोग की अपनी दवा है, हम लोग उसको पढ़ेंगे. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू डायग्नोज ए केस ऑफ रूमेटिक फीवर. तो एक जोन्स, डॉक्टर जोन्स ने क्राइटेरिया बनाया हुआ था, उस जोन्स के क्राइटेरिया को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है. तो देयर आर टू पार्ट्स, वन इज मेजर, वन इज माइनर. मेजर जो पार्ट है हम लोग जो पढ़ते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि 5 सिस्टम ऐसे हैं जहां पर स्ट्रेप थ्रोट का डायरेक्ट इफेक्ट आता है, ड्यू टू द मॉलिकुलर मिमिक्री, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम प्रोटीन ऑन दीज पार्ट. वन इज ऑन द हार्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं केयर्स. The major criteria contains 5 headings. That 5 heading, इसको हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं केसेस. केसेस को कैसे डिटेलिंग करेंगे? P is for कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, इरिथेमा मार्जिनेटम, टेटनहैम्स कोरिया. ये 5 मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं या ऑर्गन्स हैं, अगर ये 5 हैं, 5 में से 2 अगर आपको मिलते हैं, if two major criteria are present in one patient, it will be diagnosed as rheumatic fever or rheumatic heart. कुछ माइनर क्राइटेरिया बाद में ऐड किए गए. तो माइनर क्राइटेरिया क्या थे? इसको फ्रैप में पढ़ते हैं. फ्रैप डिटेल इज फीवर, R is for raised ESR and CRP, A is for arthralgia, P is for prolonged PR interval, and P is for previous rheumatic fever, history of rheumatic fever.
अब इसमें फीवर जो है वो कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इट इज ए माइनर क्राइटेरिया। तो अगर 2 मेजर मिले और 1 माइनर मिले तो भी हम इसको डायग्नोज करेंगे एज रूमेटिक। 2 मेजर मिल गए और माइनर में अगर फीवर है तो भी ठीक है, अगर ईएसआर या सीआरपी बढ़ा है तो भी ठीक है, अगर जॉइंट्स में पेन है तो भी ठीक है। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल क्या होता है? पीआर इंटरवल, हार्ट की ईसीजी हम पढ़ते हैं ना, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, सब हम लोग पढ़ते हैं। तो पी वेव और आर वेव के बीच का जो गैप है, चूंकि मायोकार्डियम उसका डिस्टर्ब है, एंडोकार्डियम डिस्टर्ब है, तो सिग्नल्स जो जाता है, ये सिग्नल बहुत थोड़ा सा डिलेट हो जाता है। जो सिग्नल जाता है एसए नोड से एबी नोड में, ये सिग्नलिंग जो होती है ये बहुत माइल्डली डिलेड हो जाती है। तो इन ईसीजी यू विल फाइंड दैट पीआर इंटरवल थोड़ा सा बढ़ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पीआर इंटरवल बढ़ना उसका कारण हुआ क्योंकि मायोकार्डियम डैमेज हो गया, एंडोकार्डियम डैमेज हो गया, एसए नोड से जो वेव्स जा रही हैं, एवी नोड और एसिड वेव नोड का जो बैलेंस है वो खराब हो गया। वो जब बिगड़ जाता है तो पीआर इंटरवल मामूली सा बढ़ जाता है। तो आपको किसी किसी केस में मिलेगा, एकदम डायग्नोसिस में लिखा रहेगा कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग। सब केस में नहीं मिलता क्योंकि ये केस भी बहुत कम होते हैं। इसको और एक तरीका है याद रखने का, जोन्स हम पढ़ते हैं ना, ये देखिए जे ओ, ओ को हमने हार्ट से इंडिकेट किया है, एन ई एस डॉक्टर जोन्स ने ही निकाला था। डॉक्टर जोन्स के नाम से इसको हम देखें तो जे इज फॉर जॉइंट, दिस इज फॉर हार्ट, इज फॉर कार्डियक, एन इज फॉर नर्वस, ई फॉर इरिथेमा, एस फॉर स्किन। ये 5 मेन फीचर हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं रूमेटिक फीवर। कभी भूलिएगा नहीं और हमेशा काम आएगा, क्योंकि इस तरह के मैंने बहुत सारे केस देखे इस तरह के। और पेशेंट तो फीवर वगैरह ठीक होने के बाद में आता है, हम जब ऑस्कल्टेट करते हैं, स्पेशली पेशेंट बोले कि हम थोड़ा चलने से हाफ जा रहे हैं, पेशेंट बोलेगा छाती में दर्द है, कोई उतना केयर नहीं करता है। लेकिन हार्ट जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं और आपको हार्ट बीट एबनॉर्मल मिलती है, वी आर नॉट वेरी एक्सपर्ट, हम ये तो नहीं देख सकते कि भाई ये हार्ट बीट क्या है, क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। His heartbeat is not normal. It is not S1, S2, lup, dup, lup, dup. It is not. It is lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup. This kind of sign, if sound comes, that means it is not normal. Immediately ask the patient to go for echocardiogram. Echocardiogram आप करेंगे तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि whether this is a case of rheumatic heart or not. तो rheumatic heart कम मिलता है लेकिन बहुत मिलता है। बाद में इसका एक क्राइटेरिया और रिवाइज किया गया, इसको जोन्स रिवाइज क्राइटेरिया बोलते हैं, कि भाई इसमें भी अगर कंफर्म नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो 2-3 टेस्ट हैं, खास करके स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट में एक स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर बनता है बॉडी में, उसका नाम है एएसओ टाइटर। तो एएसओ टाइटर अगर पॉजिटिव आपको मिलता है, इट विल कंफर्म ए केस ऑफ रूमेटिक हार्ट। ये डायग्नोसिस में बहुत हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा टेस्ट करते हैं। जहां हम लोग को डाउट होता है कि रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक हार्ट है, पेशेंट के बीच में हल्का सा भी प्रॉब्लम लगे, इमीडिएटली गो फॉर एएसओ टाइटर। इफ द एएसओ टाइटर इज मोर देन 200, कंफर्म दिस केस का हाँ भाई आपको तो रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक हार्ट है, गो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन इकोकार्डियोग्राम। और एक और टेस्ट होता है एंटी डीनेज बी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी रखा गया है for diagnosing this case, such case of rheumatic fever। तो rheumatic fever या rheumatic heart हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली। बहुत वास्ट चैप्टर है, इसको इतनी थोड़े से 1 घंटे या 40-45 मिनट में खत्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि हम समझें इसको क्या है। तो rheumatic fever स्ट्रेप थ्रोट के बाद होता है, इसमें एंटीबॉडी फॉर्म होती है, एंटीबॉडी एम प्रोटीन को ढूंढती है, वो एम प्रोटीन 5 और ऑर्गन्स में मिलता है, दैट इज स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, हार्ट, नर्वस सिस्टम, सॉरी।
तो इन 5 जगहों पर वो टिश्यूज मिलते हैं, तो उस टिश्यूज पर भी इसका इफेक्ट होने लगता है और डिफरेंट सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेट ऑफ सिम्टम है, दैट इज ऑन द एंडोकार्डियम, एक्शन ऑन द माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल में वेजिटेशन होता है, उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसका फंक्शन कम हो जाता है, मायोकार्डियम काम नहीं करता है, लूज हो जाता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। माइट्रल वॉल डिफ्यूज हो जाएगा, माइट्रल वॉल डिटोरिएट, उसके शेप बिगड़ जाएगी, तो देयर विल बी माइट्रल रिगर्जिटेशन, देयर विल बी माइट्रल स्टेनोसिस, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इन द हार्ट, एंड दीज थिंग्स आर ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। डायग्नोसिस मैंने बता दिया, ट्रीटमेंट जो है वो अगले हफ्ते हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। सर थोड़ा देख लें आप लोग इसको। सर अब लास्ट के, हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं सर सेशन से रिलेटेड। तो मेरा तो एक्चुअली मैं करता क्या हूँ कि सेकंड सेशन के लास्ट में इसको लेता हूँ। अच्छा सर, ठीक है सर। सर हाँ, सर फिर ये लेकिन डायग्नोसिस से रिलेटेड ये है कि एंटी सीसीपी टेस्ट कितना रेलेवेंट होता है इसमें? नहीं, बहुत रेलिवेंट नहीं है। ओके ओके एंटी सीसीपी टेस्ट इज नॉट रेलिवेंट। इसमें सर, सबसे और मैं एक चीज और ये, हाँ जी, ASF titer is the best test for me. ओके। आई होप डॉक्टर इंद्रनील को क्लियर हो गया होगा कि एंटी सीसीपी टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एएसओ टाइटर इम्पोर्टेंट है। वैसे सर जैसे, एंड प्लस देखिए, देयर विल बी हिस्ट्री, बहुत यस ज्यादा आप स्ट्रेस दीजिए, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस, यस फीवर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जो जैसे जो हमारे पास मोस्टली क्लिनिकल आते हैं सर, वो माइल्ड केसेस ही आते हैं, जैसे पूरा फुल ब्लोन तो सर नहीं आता है। जैसे आप कह रहे हैं कि हार्ट का सिम्टम आए तभी हम इसको फुल ब्लोन या उसको पूरा रूमेटिक फीवर कंसीडर करें। जो माइनर केसेस होते हैं उसमें मोस्टली या तो पॉलीआर्थेल्जिया प्लस फीवर के ही सिम्टम्स आते हैं मोस्टली, और जो इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिलती है। शुरू में जब आते हैं तो उसमें तो हार्ट डैमेज होता नहीं है ना। हाँ जी सर। जब आपके सिर्फ पॉलीआर्थाल्जिया वाले सिम्टम आएंगे, स्किन के सिम्टम आएंगे, तब तक हार्ट डैमेज नहीं हुआ है। हार्ट डैमेज होगा 1 महीने 1.5 महीने बाद, ओके सर। तब तक तो वो सिम्टम मिलेगा ही नहीं, आप टेस्ट कीजिए तो भी नहीं मिलेगा। तो सर देखो, नहीं, जैसे कुछ कुछ रूमेटिक फीवर के केसेस होते हैं, वो जैसे लिंगर ऑन भी होते हैं, तो उसमें हार्ट सिम्टम्स इतनी जल्दी हमें नहीं मिलते हैं। फीवर और मतलब जॉइंट पेन की हिस्ट्री ज्यादा मिलती है। जॉइंट पेन तो एक बार ठीक हो गया, वो बार बार जल्दी रिपीट नहीं करता है। ओके सर। फिर फीवर होगा तो माइल्ड जॉइंट पेन होगा, लेकिन उसको दोबारा जब फीवर होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार होगा, तो फीवर होगा, स्टेप की हिस्ट्री मिलेगी, बट द हार्ट विल बी कॉन्स्टेंटली बीइंग डैमेज। ओके। हार्ट के केस को तो हम लोग कोई भी डायग्नोस नहीं कर सकता है, हाँ जी सर। वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द सिम्टम्स आर नॉट क्लियर ना। ओके सर, ठीक तो है। अनलेस until you go for proper investigation, ओके it सर। will not be diagnosed. जी, ओके। तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बाकी सर कह रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी हमारा सेशन ये पूरा नहीं हुआ है, अभी आज सिर्फ पार्ट 1 था। नेक्स्ट सेशन में सर थेरेप्यूटिक्स और होम्योपैथी का जो रोल है इसमें, वो भी उसके ऊपर भी सर हमारे को बताएंगे, और आगे का सेशन। तो आज का सेशन भी सर का काफी अच्छा रहा, काफी हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली कि सिस्टम वाइज कहाँ का ये इसका अटैक होता है और क्या इसका कोर्स रहता है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट सेशन के लिए हम सर से जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब हमारा इंग्लिश सेशन का भी टाइम हो गया है। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं हैंड ओवर करती हूँ इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर धनेश को। धन्यवाद।